नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में, उसमें न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने न्यायपालिका की अर्थ परिभाषा, उसके संगठन के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, उनकी भूमिका क्या है। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। हम देखते हैं कि एक समय था जब लोग आपसी विवादों का समाधान स्वयं कर लिया करते थे। धीरे धीरे झगड़ों का निपटारा की जो जिम्मेदारी थी वो कबीले के सरदारों और बाद में शासकों ने अपने ऊपर ले ली। आधुनिक युग में न्यायपालिका के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों की चर्चा हम करेंगे। तो उसमें एक पहला महत्वपूर्ण कार्य है कानून की व्याख्या करना और झगड़ों का निपटारा करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो न्यायपालिका का सर्वप्रथम जो कार्य है वो नागरिकों का आपसी झगड़ा का निपटारा करना है। अब वो झगड़े तरह तरह के हो सकते हैं, लेन देन से संबंधित हो सकते हैं, जमीन जायदाद, छल कपट, मारपीट से लेकर नागरिकों के बीच में बहुत सारे झगड़े रहते हैं दिन प्रतिदिन। तो न्यायपालिका इन झगड़ों का निपटारा करती है। और न्यायपालिका केवल नागरिकों के झगड़ों का ही निर्णय नहीं करती, बल्कि नागरिक और सरकार के बीच में जो उत्पन्न विवाद है उन पर फैसला करती है। दूसरी महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा कार्य किया जाता है वो है जन अधिकारों की रक्षा करना। हम देखते हैं कि राज्य कर्मचारी यदि जन अधिकारों में कोई बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं तो न्यायपालिका अपने आदेश के द्वारा उन्हें वैसा करने से रोकती है। और जीवन, संपत्ति तथा विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है, प्रमुख कार्य है। भारतीय संविधान नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान करता है और अधिकारों की रक्षा का जो भार है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है। और ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे आदेश जारी करते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश, परमादेश, प्रतिषेध का आदेश, ये न्यायपालिका जारी करती है। एक है संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संघात्मक राज्यों में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो संविधान की व्याख्या करे, उसकी रक्षा करे। यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो न्यायपालिका उसे अवैध कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है। और ये अमेरिका और भारत के उच्चतम न्यायालयों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि न्यायपालिका उसी समय किसी कानून की जांच करती है जब कोई व्यक्ति या समुदाय उससे प्रार्थना करे कि भाई ये अमुक कानून जो है उसके या जनसाधारण के अधिकारों में बाधा पहुंचा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें कि न्यायपालिका स्वयं अपनी ओर से विधानमंडल द्वारा पारित कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। एक है न्यायालय के द्वारा निर्मित कानून। कभी कभी न्यायाधीश भी कानूनों का निर्माण करते हैं। न्यायाधीशों के सामने कुछ ऐसे मुकदमे आते हैं जिसके संबंध में कानून स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ऐसे मुकदमों का निर्णय वे अपने तर्क, बुद्धि और विवेक के द्वारा करते हैं। तो इस तरह से न्यायाधीश एक मिसाल को जन्म देते हैं, बाद में वही कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे कानूनों को केस लॉ या जज द्वारा निर्मित कानून कहते हैं, जज मेड लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण के लिए भारत में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक नियम बनाया कि 50% से अधिक यह आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक कार्य है कार्यपालिका को परामर्श देना। कार्यपालिका किसी कानूनी प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालयों से सम्मति ले सकती है। कनाडा में गवर्नर जनरल कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। अन्य देशों में भी ये व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे नाबालिग बच्चों की संपत्ति
की देखभाल करना, वसीयतनामे की रजिस्ट्री का प्रबंध करना, दिवालियों से जो वसूली होती है उनके अफसरों की नियुक्ति करना। और पिछले कुछ दशकों में देखें तो भारत में जनहित के मुकदमेबाजी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया है। अब सिर्फ बंधुआ मजदूरों या महिलाओं, बच्चों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर ही विचार नहीं किया जाता, बल्कि न्यायालय के द्वारा सभी अधिकारियों को उनके कर्तव्य बोध भी कराया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली या बड़े नगरों की स्वच्छता, नदियों की शुद्धता, ताजमहल सहित ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव इत्यादि के बारे में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, न्यायालय अपने कार्यालय हेतु लिपिक की नियुक्ति करते हैं, तो ये बहुत सारे अन्य कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे बनी रहे, न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक किस प्रकार काम कर पाए। इसमें लॉर्ड ब्राइस का एक शानदार कथन है। वो कहते हैं कि यदि कानून प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किए जाएं तो शांति व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, और यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना घोर अंधकार छा जाएगा। तो इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहे, और इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि न्यायाधीश कार्यपालिका और विधानमंडल के नियंत्रण से यथासंभव मुक्त हों, स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकें। अब न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, इसको लेकर कुछ व्यवस्थाएं, आवश्यक शर्तें हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए। एक है न्यायाधीशों की योग्यता। न्याय प्रदान करने वाले जो कार्य हैं वो बहुत ही तकनीकी कार्य हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायाधीशों को देश की विधियों, परंपराओं, जनता के रीति रिवाजों का अच्छा ज्ञान हो। इंग्लैंड में मजिस्ट्रेटों के ऊपर जो न्यायाधीश हैं वो प्राय वकीलों और वरिष्ठों से चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने पेशे की जिम्मेदारी का अच्छा ज्ञान होता है। यदि भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में ऊंची अदालतों के लिए नियुक्तियां या तो जाने माने वकीलों से की जाती हैं, या निचली अदालतों के जो योग्य न्यायाधीश हैं उनमें से इनकी अपॉइंटमेंट होता है। यदि योग्य नहीं है तो वो निर्णय ठीक नहीं कर पाएंगे, और न ही जनता का आदर विश्वास उनको मिल पाएगा। दूसरा है नियुक्ति का उचित ढंग। न्यायाधीशों की नियुक्ति के कई तरीके होते हैं, जैसे जजों का विधानमंडल के द्वारा निर्वाचन, और ये प्रथा स्विट्जरलैंड और दूसरे देशों में प्रचलित है। न्यायाधीशों का जनता के द्वारा निर्वाचन, ये चीन आदि देशों में है। जजों कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति, ये अधिकांश देशों में प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका की मनमानी प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ विद्वान उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए, ताकि न्यायाधीश का सम्मान भी बचा रहे और उसकी स्वतंत्रता बची रहे। भारत में एक वाद के बाद कॉलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से की जाए। तो ये कॉलेजियम सिस्टम हुआ। इसके विपरीत एक प्रोसेस यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ने भी ये प्रयास किया, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया संवैधानिक संशोधन करके, लेकिन न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही ये नियुक्ति प्रणाली चल रही है। समुचित वेतन। न्यायाधीशों को निष्पक्ष ईमानदार बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका अच्छा वेतन हो, और ऊंचे वेतन के द्वारा न केवल उनके सम्मान की रक्षा होगी, बल्कि न्यायाधीशों के लिए ऊंची योग्यता के लोग भी आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही ये व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसा भारत में भी है, वित्तीय संकट को छोड़कर किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कमी कटौती नहीं की जाए। न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कुछ देशों में एक निश्चित
का अवधि होती है और कुछ देशों में सदाचार पर्यंत वो कार्य करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में एक निश्चित अवधि तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अमेरिका में केंद्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल सदाचार पर्यंत रहते हैं, अर्थात जब तक कोई न्यायाधीश दुराचार, रिश्वत, अन्य अपराधों के द्वारा हटाया नहीं जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। पद से पृथक करना। अयोग्य दुराचारी न्यायाधीशों को उनके पदों से कैसे हटाया जाए, ये एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुराचारी लोगों का अपने पद पर बने रहना ठीक नहीं है। उनको हटाए जाने का तरीका आसान होगा तो कार्यपालिका किसी भी छोटी सी बात के लिए उनको पद से हटा सकती है और न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो सकती है। एक प्रकार से वो कार्यपालिका का अधीन हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर राज्यों में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो जटिल रखी है। भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य न्यायाधीशों को हटाने के पक्ष में हों। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कुछ सीमा तक कार्यपालिका के हाथ में होती है। उन्हें हटाए जाने का जो अधिकार है विधानमंडल को दिया गया है ताकि वो अपनी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें। आगे है कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंध। बिना कार्यपालिका के सहयोग के न्यायपालिका अपने फैसलों को लागू नहीं कर सकती, हम अच्छे से जानते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों की कार्य अवधि, उनकी तरक्की आदि कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों का वेतन संविधान के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। एक है न्यायाधीशों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। राजनीति के आधुनिक विद्वान ये लॉजिक देते हैं, ये तर्क देते हैं कि अब न्यायाधीशों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार होना चाहिए। वे कहते हैं कि न्यायाधीशों के चयन का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग भी न्यायाधीश बन सकें। यदि न्यायाधीश केवल उच्च वर्गों से ही आएंगे तो वो जमीन जायदाद और जो औद्योगिक मामलों में कानून की व्याख्या है वो इस प्रकार करेंगे जिससे जमींदारों और उद्योगपतियों को लाभ हो। तो इस दलील के सच्चाई के बारे में मतभेद हो सकते हैं, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके पर उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। और अंत में बात करें न्यायिक प्रक्रिया की तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालयों की जो कार्रवाई है खुले तौर पर चलनी चाहिए, गोपनीय ढंग से नहीं। और इसके अतिरिक्त कानून के समक्ष सभी नागरिक समान समझे जाएं। कानूनों की शब्दावली स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उनकी व्याख्या में ज़्यादा मनमानी की संभावना ना हो। विवेकाधिकार कुछ सेलेक्टिव विशेष मामलों में रहना चाहिए। तो ये न्यायपालिका की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण विचार हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।